हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए सरकार, अमेंडमेंट जो नेक्स्ट लेक्चर है, अमेंडमेंट की जो नेक्स्ट पॉइंट्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं सर। आई होप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, विच इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस। माहौल के साथ हम आगे बढ़ते हैं सर। चैप्टर नंबर 13 के अमेंडमेंट से हम शुरू करते हैं सर। सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन 42, सेक्शन 43 मैचिंग के कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकली ऑपरेटिव नहीं थे। जीएसटीआर 2 फाइल नहीं होता था, जीएसटीआर 3 फाइल नहीं होता था, जब से जीएसटी आया तब से ही। सो दीज टू सेक्शंस वर रिडंडेंट, इनको डिलीट कर दिया गया। इनका रेफरेंस भी जा रहा था, वहां प्रोविजन डिलीट की है। आपने भी देखा होगा, हमने जब आईटीसी देखा था रूल नंबर 42, रूल नंबर 43, उसमें फॉर्मूला जीएसटीआर 2 का रेफरेंस था, हटा दिया सर। सर आगे भी देखेंगे, जहां पे भी सेक्शन नंबर 42, 43 लिखा हुआ था, हटा दिया सर। जैसा आपने देखा वो मैचिंग कॉन्सेप्ट ईसीओ वाला, सर वो रूल पूरा डिलीट कर दिया सर। अरे हाँ है ना सर। आइए सर, फर्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 38 जो जीएसटीआर 2 के लिए हुआ करता था सर, इनवर्ट सप्लाई के लिए सर सेक्शन नंबर 38 हुआ करता था सर, जो पहले प्रैक्टिकली काम नहीं आ रहा था, जिसमें जीएसटीआर 2 के बारे में बात कही थी कि सप्लायर जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा, हमारे इनवर्ट सप्लाई जीएसटीआर 1A में आएगी, जीएसटीआर 2A में आएगी, फिर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर जीएसटीआर 2 सबमिट करेंगे। ये सब बातें सेक्शन नंबर 38 के अकॉर्डिंग लिखी थी, जो काम की नहीं थे। इसलिए अभी करंट एप्लीकेबल लॉज के अकॉर्डिंग सप्लायर जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा और हमारे जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आएगी और 2B के बेस पे हम क्रेडिट ले पाएंगे। और 2B के अंदर कॉलम भी होगा कि ये एलिजिबल क्रेडिट है और ये इन एलिजिबल क्रेडिट होगी। और जो इन एलिजिबल क्रेडिट है, हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर BA कि जो भी क्रेडिट इन एलिजिबल आईटीसी के कॉलम में आ रही है, टेबल में आ रही है, उसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते, रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर। वो सब चीजें अब सेक्शन नंबर 38 में लिख दी। तो पहले सेक्शन नंबर 38 काम नहीं आ पा रहा था, क्योंकि पुराने जो ओरिजिनल जीएसटी प्रोसीजर आया था रिटर्न्स का, उसके अकॉर्डिंग था। अभी उसको रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके नया कंटेंट लिख दिया अकॉर्डिंग टू जीएसटीआर 2B। पर हाँ सर, ये सेक्शन है, ये एक्ट का पावर दे रखा है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। और ये आप ऑलरेडी जीएसटीआर 2B का फॉर्म पढ़ चुके हो बेटा। अब जीएसटीआर 2B ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया था, पर उसको एक्ट का पावर, कानून का पावर सेक्शन नंबर 38 के थ्रू दे दिया। क्लियर। क्योंकि एक्ट में नहीं लिखा हुआ था, तो यहां पे अभी लिख दिया, पावर दे दी गवर्नमेंट को एक्ट के थ्रू। जीएसटीआर 2B में जो सिस्टम दिया है वो यहां से पावर ड्रॉ कर लेगी गवर्नमेंट सर। क्लियर। तो देखा जाए तो सेक्शन नंबर 38 ऐसा आप अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, पर वो 2B को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा इसको। क्लियर, आपको समझ में आएगा। आई डोंट थिंक कि एग्जामिनेशन के लिए एज सच डायरेक्ट कभी एग्जाम में आएगा, पर पढ़िए सर। Section 38, communication of details of inward supplies and input tax credit. First subsection बोलता है, the details of outward supplies furnished by the registered persons under subsection 1 of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing, जो GST 2B है, containing details of the input tax credit shall be made available electronically to the recipient of such supplies in such form and such manner within such time and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed। और उसको ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया हुआ है गवर्नमेंट ने रूल नंबर 60 सब रूल नंबर 7 और 8 में थ्रू फॉर्म नोट जीएसटीआर 2B। क्लियर। ये ऑटो जनरेट होगा साहब, ऑटो जनरेट होगा। अच्छा, इसलिए आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे पहले फॉर्म नोट जीएसटीआर 2B में लिखा था ऑटो ड्राफ्टेड, तो दिस इज नॉट ड्राफ्टेड, दिस इज ऑटो जनरेटेड। तो ये वर्ड चेंज किया, कोई खास बात नहीं सर। क्लियर। टेक्निकल एक फॉल्ट था कि ड्राफ्ट नहीं हो रहा है, ये ऑटो जनरेट हो रहा है, तो ऑटो जनरेट कर दिया है पे भी वर्ड। क्लियर। बाकी यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं है 2B के अंदर सर। आइए, प्लस सबसेक्शन 2 बोलता था ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 शेल कंसिस्ट ऑफ, वो ऑटो जनरेटेड 2B जो आया है उसमें क्या होगा, द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मे बी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, एंड साथ साथ में वो भी होगा जो क्रेडिट नहीं ले सकते, जिसको हम इन एलिजिबल क्रेडिट बोलते हैं सर। The details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient on account of the details of said supplies being furnished under subsection 1 of section 37। मतलब कुल मिला के सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 सबमिट किया या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश की, हमारे 2B में क्रेडिट आ रही है, तो उसमें से यहां तो बोला है कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगी 2B के अंदर ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में। उसमें से सर डिटेल्स होगी जिसका क्रेडिट आप ले सकते हो, जो एलिजिबल है। फिर आप देखना कि आपके सेक्शन नंबर 17(5) में कवर तो नहीं, 17(5) में कवर तो ले मत लेना क्रेडिट सर, बाकी आप क्रेडिट ले लेना। पर इसमें जो लिखा हुआ है
इन एलिजिबल क्रेडिट में उसका क्रेडिट आप ले ही नहीं सकते। पर सर वो इन एलिजिबल क्रेडिट के लिस्ट में वो कौन कौन सी क्रेडिट आएगी, क्यों आएगी, उसके रीजंस इन्होंने यहां कुछ लिखे हैं सर, पढ़िए। सर क्रेडिट नहीं ले पाएंगे ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों, बाय, सर पढ़ना एक बार, ऑन अकाउंट ऑफ द डिटेल्स ऑफ सेट सप्लाईज बीइंग फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। भाई रजिस्ट्रेशन लेने के इतने टाइम के अंदर आपको सर अपना जीएसटी 1 सबमिट करना पड़ेगा, पर आपने सबमिट नहीं किया तो क्रेडिट रेसिपिएंट को नहीं मिल पाएगी सर। सेकंड, ये प्रिस्क्राइब कर सकता है गवर्नमेंट, ये पावर दिया है गवर्नमेंट को। सर सप्लायर ने जीएसटी 1 सबमिट किया बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स, भाई 1 तो सबमिट कर दिया, 3B फाइल नहीं किया, एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो रूल्स बना सकती है गवर्नमेंट। और बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेबल बाय हुम in accordance with statement of outward supplies furnished by him under subsection 1 during such period as may be prescribed exceeds the output tax paid by him। भाई उसने जीएसटी 1 में ट्रांजैक्शन ज्यादा दिखा है और एक्चुअली 3B के थ्रू जो टैक्स पे किया वो कम पे किया, हाँ है ना, बाय सच अमाउंट बाय सच लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब कर सकता है गवर्नमेंट, अब तक प्रिस्क्राइब करी नहीं सर। देन सर जीएसटी 1 जो सबमिट किया बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट, has availed credit of input tax on account of an amount that exceeds the credit that may be claimed by him in accordance with clause number A by such limit as may be prescribed। गवर्नमेंट चाहे तो सर ऐसा भी प्रिस्क्राइब कर सकती है कि सप्लायर जिसने जीएसटी 1 सबमिट करके आपको क्रेडिट जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट करी, उस सप्लायर ने इन एलिजिबल क्रेडिट ले रखी है विच इज एक्सीडिंग द लिमिट, जो प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट। क्लियर, ये पावर दे रखे बेटा, इस सेक्शन को याद करने की जरूरत नहीं सर आपको। देन सर जीएसटी 1 सबमिट किया बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जिसने डिफॉल्ट किया इन पेमेंट ऑफ टैक्स। एंड लास्ट, बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्संस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आया ना भाई, सर गवर्नमेंट को कुल मिला के ये सेक्शन नंबर 38 के थ्रू पावर दिया कि वो जीएसटी 2B के अंदर किन किन लोगों का क्रेडिट इन एलिजिबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स बना सकती है गवर्नमेंट सर। तो कुल मिला के इस सेक्शन नंबर 38 को याद करने की जरूरत नहीं सर, सेक्शन नंबर 38 ने बस 2B को लिंक किया है सर, एक्ट का अथॉरिटी आ गया है सर, और एक्ट के अथॉरिटी के थ्रू गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है रूल्स कि सर जो जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू क्रेडिट आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगी, उसमें से ये वो क्रेडिट होगी जो अवेलेबल है आपके लिए, एंड ये वो क्रेडिट होगी जो इन एलिजिबल होगी। और इन एलिजिबल क्यों होगी, उसके रीजंस ये दे दिए, और इन रीजंस के थ्रू गवर्नमेंट रूल्स प्रिस्क्राइब करके आपको बता सकती है कि ये कारणों से आपका क्रेडिट इन एलिजिबल हो सकता है। क्लियर, डन। तो सर इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। नेक्स्ट ये होता कि 2B के अंदर ऑटो ड्राफ्टेड को हटा के ऑटो जनरेटेड वर्ड यूज किया, क्योंकि दैट वाज मोर कन्वीनियंट, मोर सही, मोर परफेक्ट। क्लियर, दैट वाज परफेक्ट लैंग्वेज, क्योंकि ऑटो जनरेट हो रहा है, ड्राफ्ट नहीं हो रहा है वो सर। देन सरकार आप देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसके अंदर अगेन सर आपने जो आउटवर्ड सप्लाई फर्निश किया था उसमें कोई गलती होगी तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। कॉन्सिक्वेंट टू द मिसमैच रिपोर्ट कम्युनिकेटेड टू द सप्लायर अंडर सेक्शन 42-43। अब सर इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया क्योंकि 42-43 है ही नहीं भाई। हाँ, अब जीएसटी 1 में आपसे कोई गलती होगी तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, बस 42-43 का जो रेफरेंस दे रखा था वो हटा दिया क्योंकि सेक्शन में 42-43 ही डिलीट कर दिया सर, ठीक है। अब आएगा एक और अमेंडमेंट कि क्या टाइम लिमिट है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स। सर जीएसटी 1 सबमिट करने में आपसे गलती हो गई, सर देखो 3B के अंदर रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं है। अगर सरकार, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जीएसटी 1 सर अगर इसने सर पहली बात तो ये मैं आपको बता रहा था कि 3B के अंदर अगर आपसे जीएसटी 3B के अंदर अगर आपसे कोई गलती होगी तो उसको रेक्टिफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब लोग जुगाड़ में क्या कर रहे हैं कि सब्सिक्वेंट पीरियड में जब गलती उनको पता पड़ रही है तब 3B के अंदर अपना एडजस्टमेंट करके उस महीने में एडजस्टमेंट करके सर उसको एक तरह से नेट ऑफ कर रहे हैं, बाकी 3B के अंदर रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है। क्लियर। अब सर जीएसटी 1 में अगर आपसे कोई गलती हो गई उसको रेक्टिफाई करने का ऑप्शन है, और रेक्टिफाई कर सकते हो अगर आप रिटर्न रिवाइज नहीं होते, आपको पता है पूरे जीएसटी में, पर रेक्टिफाई कर रहे हो अगर आप मिस्टेक को तो कब तक कर सकते हो साहब, वही पहले था क्या सर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने जीएसटी 1 सबमिट किया है उसमें गलती हुई तो उस फाइनेंशियल में जिस महीने का, जैसे मान लो आपका अक्टूबर 2020 अक्टूबर 2022 मंथ में गलती हो गई आपसे जीएसटी 1 में, तो अक्टूबर के बाद उस फाइनेंशियल में जो भी मंथ में आपको मिस्टेक पकड़ में आई उसमें आप रेक्टिफाई कर ही सकते हो। उस फाइनेंशियल के खत्म होने के बाद भी
सर पहले सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी बेटा, अब उसको हटा के क्या बोल दिया 30 नवंबर। 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप, सर आपसे कोई अगर गलती हो गई है जीएसटीआर 1 सबमिट करने में तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो सर। क्लियर? तो एक सिंपल सा अमेंडमेंट जो हर जगह कंसिस्टेंटली इन्होंने किया है वो आपको यहां पे भी देखने को मिला है। सरकार आइए, एक और बड़ा मस्त पॉइंट इंसर्ट किया फाइनेंस एक्ट 2022 ने कि सर फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 1 फॉर द करंट टैक्स पीरियड इज नॉट अलाउड इफ जीएसटीआर 1 फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड। मतलब आप करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 तभी सबमिट कर पाएंगे जब प्रीवियस टैक्स पीरियड के सारे आपके जीएसटीआर 1 सबमिटेड है। अगर प्रीवियस किसी टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 1 सबमिटेड नहीं है तो करंट टैक्स पीरियड में आप जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं कर पाएंगे। हां, हाउएवर गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को या किसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर सकती है कि ठीक है भाई अलाउड है इस केस में। पढ़िए, हाउएवर द गवर्नमेंट में अलाउ अ रजिस्टर्ड पर्सन और अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश जीएसटीआर 1 इवन इफ ही हैज नॉट फर्निश जीएसटीआर 1 फॉर वन और मोर ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड। वो अलाउ कर दे, पावर दे रखा है। अदरवाइज जीएसटीआर 1 करंट पीरियड का तभी आप सबमिट कर पाएंगे जब प्रीवियस पीरियड के कोई भी जीएसटीआर 1 आपका पेंडिंग नहीं है तो। ओके ठीक सर। देन अच्छा, वो 30 नवंबर वाला जो चेंज था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपको जो इलस्ट्रेशन दे रखा था उसमें भी आंसर चेंज हुआ, तो मैंने आपको ये आंसर भी दे रखा है, ये क्वेश्चन भी दे रखा आपको। ओके सरकार, अब आइए नेक्स्ट अमेंडमेंट एनआरटीपी के लिए आएगा सर। रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस इनको जीएसटीआर 5 सबमिट करना पड़ता है, मंथली बेस पे फाइल करना पड़ता है, पर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर एनआरटीपी उसको 20 तारीख से चेंज करके 13th कर दिया साहब। 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और पहले 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7 डे आफ्टर द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर था, अभी 20 तारीख हटा के 13 कर दिया है। तो पढ़िए सर, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, ये आपके लिए ड्यू डेट हो गया है रजिस्टर्ड एनआरटीपी का रिटर्न फाइल करने के लिए बेटा। ओके ठीक सर, ये जीएसटीआर 5 माहौल। सरकार नेक्स्ट देखिए सर, वैसे यहां पे दे रखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ओमिशन सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 कि रिटर्न फाइल करने में अगर आपसे गलती हो गई तो उसको रेक्टिफाई कब तक कर सकते हो सर? 30 नवंबर, वही पहले ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सितंबर मंथ रिटर्न था या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, उसको चेंज करके 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर कर दिया है। पर मैं आपको बता देता हूं जीएसटीआर 3B में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, थ्योरेटिकली रिटर्न फाइल करने में गलती हो गई, कोई और रिटर्न भी हो सकता ना, जरूर थोड़ा जीएसटीआर 3B हो, है ना भाई सर। जैसे रजिस्टर्ड एनआरटीपी हो गया या कोई भी हो गया है सर, जिससे भी गलती हो गई रिटर्न फाइल करने में, उनसे अगर गलती हो गई तो सर वो कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं सर? उस जिस फाइनेंशियल में गलती हुई उस फाइनेंशियल में तो सब्सिक्वेंट पीरियड में कभी भी कर सकते हैं, पर उसके बाद भी 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो। क्लियर? डन सर। देन ये भी देखिएगा, बड़ा अच्छा अमेंडमेंट हुआ है सर। सर जैसे हमने अभी आगे पढ़ा कि आपको करंट पीरियड का जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं करने देंगे अगर आपने एनी ऑफ द प्रेसिडिंग टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 नहीं फर्निश किया हुआ है तो। अब 3B के लिए बात कर रहा है सर, देखना रिटर्न के लिए। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश अ रिटर्न, रिटर्न मतलब जीएसटीआर 3B या अदर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो रेस्पेक्टिव फॉर्म दे रखे वो, फॉर अ टैक्स पीरियड इफ द रिटर्न फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड और द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37(1) for the said tax period has not been furnished by him। पहली बात तो ये, अगर पिछले महीने का या पिछले टैक्स पीरियड का आपका जीएसटीआर 3B या कोई रिटर्न पेंडिंग है सर, नॉर्मल एसएससी के लिए 3B और बाकी एसएससी के लिए जो रेस्पेक्टिव फॉर्म दे रखे वो, अगर प्रेसिडिंग टैक्स पीरियड का आपका 3B पेंडिंग, आपका रिटर्न पेंडिंग है तो करंट टैक्स पीरियड का आपका 3B सबमिट नहीं करने देंगे। प्लस जो अमेंडमेंट इस बार हुआ है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था सर, प्लस बात ये ऐड हुई है कि अगर आपने करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किया, आपने करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किया तो भी आपको सर जीएसटीआर 3B रिटर्न सबमिट करने नहीं देंगे हम आपको। मतलब सरकार ये कहना चाह रही है भाई साहब कि सारे स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स आपके प्रॉपर्ली फाइल होने चाहिए, नहीं तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि प्रीवियस टैक्स पीरियड का आपने 3B सबमिट नहीं किया तो करंट टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं करने देंगे आपको। क्लियर? अब प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर आपने 3B सबमिट नहीं किया तो करंट पीरियड का रिटर्न सबमिट नहीं कर पाएंगे 3B आप, अरे हाँ है ना। और करंट पीरियड का अगर आपने
जीएसटी 1 सबमिट नहीं किया तो भी 3B सबमिट नहीं करने देंगे आपका। और प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर 1 पेंडिंग है तो करंट पीरियड का 1 अब जीएसटी 1 हम फाइल नहीं करने देंगे। कुल मिला के आपको प्रॉपरली सारे रिटर्न्स फाइल करने हैं सर, तब जाके ही आपके रिटर्न सबमिट हो पाएंगे। अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड के भले जीएसटी 1 हो या 3B हो, कुछ पेंडिंग है तो करंट पीरियड में ना जीएसटी 1 सबमिट कर पाएंगे ना 3B सबमिट कर पाएंगे आप। हाँ, गवर्नमेंट को यह पावर दे रखा है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को या किसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर सकती है फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स इवन इफ द रिटर्न्स और जीएसटी 1 फॉर वन और मोर ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड इज पेंडिंग। वो एक अलग बात है सर। क्लियर, समझे मेरी बात? ठीक है सर। बाकी जनरल रूल क्या हो गया कि करंट टैक्स पीरियड का जीएसटी 1 सबमिट नहीं हुआ तो 3B सबमिट नहीं करने देंगे, रिटर्न सबमिट नहीं करने देंगे। सेकंड सर, करंट प्रीवियस पीरियड का अगर आपका 3B पेंडिंग है तो करंट टैक्स पीरियड का 3B फाइल नहीं करने देंगे। 3B इज जस्ट मतलब 3B मतलब रिटर्न बेटा, आपके 3B नहीं कोई और फॉर्म है। जैसे रजिस्टर्ड एनआरटीपी के लिए जीएसटी 5 है, कैजुअल आपके ये कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए जीएसटी 4 है। तो जो भी फॉर्म आपका लिए है रिटर्न सबमिट नहीं करने देंगे अगर प्रीवियस पीरियड का पेंडिंग है तो आपके लिए। ओके डन सरकार। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये वही रजिस्टर्ड एनआरटीपी का हुआ था, मैंने टेबल में दे रखा था, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, यहाँ पे भी अमेंडमेंट हुआ तो मैंने आपको ये पेज भी स्कैन करके दे रखा सो दैट अपनी बुक के अंदर आप चेंज कर लीजिएगा। ओके ठीक सर। देन एनुअल रिटर्न जैसा आपको पता है हर बार हो रहा है, इस बार भी फाइनेंशियल ईयर। अच्छा वैसे एनुअल रिटर्न के अंदर प्रोविजन ये कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द एनुअल रिटर्न एक्सेप्ट दिस पर्संस। पर जिस तरह से आप देख रहे हो हर साल एग्जम्पशन गवर्नमेंट दे रही है कि जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस करेगा उसी को ही एनुअल रिटर्न फाइल करना, बाकी के लिए एग्जाम कर दिया है। तो सर वही 2021-22 के लिए भी कर दिया गवर्नमेंट ने सर। और पढ़ लीजिए क्या लिखा है, यूजिंग द पावर द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल हैज exempted the registered persons whose aggregate turnover for the financial year 21-22 is up to rupees 2 crores from filing of the annual return for the said financial year। तो 21-22 के लिए दिया है बेटा, लाइफ टाइम के लिए नहीं दिया है। पर वैसे देखा जाए तो 17-18 जब से जीएसटी आया है तब से गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है सबको। क्लियर, पर दिस इज ओनली फॉर अभी बात करें तो हम 21-22 के लिए है, 22-23 के लिए है कि नहीं वो आगे बात करेंगे सर। ओके मतलब आपके लिए वो काम की बात अभी नहीं है, 21-22 की बात काम के लिए आपकी। ओके सरकार आइए नेक्स्ट बात हम करते हैं सर। सर लेट फाइलिंग फीस सेक्शन नंबर 47 लेट फाइलिंग फीस। सर लेट फाइलिंग फीस उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, 100 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 5000 जो था वही है। क्लियर, पर यहां पे एक पर्सन ऐड कर दिया। यहां पे पहले स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अगर लेट फाइल किया तो लेट फी थी, रिटर्न्स लेट फाइल किया तो उसके लिए लेट फीस थी, फाइनल रिटर्न लेट फाइल किया तो उसके लिए लेट फीस थी। पर टीडीएस सॉरी टीसीएस स्टेटमेंट सबमिट करने वाले अगर लेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटीआर 8 की फॉर्म में इनको टीसीएस स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है मंथली बेस पे 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, आपने पढ़ा हुआ है। अगर ये फाइल करने में लेट हो गए तो लेट फाइलिंग फीस कितना है, तो इनके लिए भी बोल दिया भाई साहब आपके लिए भी ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5000 विल बी द लेट फाइलिंग फी। दिस इज सीजीएसटी का लेट फाइलिंग फीस, दिस इज सीजीएसटी का लेट फाइलिंग फी। इक्वल लेट फाइलिंग फी विल बी लेविड अंडर एसजीएसटी एक्ट ऑल्सो, ये आपको पता है बेटा। अच्छा एक बात और, जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सर गवर्नमेंट ने लेट फाइलिंग फीस रिड्यूस करी थी सर, है ना बेटा, ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। पर आप अगर इसमें देखेंगे ध्यान से, इसमें जीएसटीआर 8 कहीं नहीं है बेटा, 1 है, 3B है, 4 है, 1 3B 4, 1 3B 7 6 5 इधर का, पर जीएसटीआर 8 नहीं है। मतलब अमेजोन अगर टीसी स्टेटमेंट सबमिट करने में लेट हो गए तो ऐसे केस में ₹100 पर डे ही उसके लिए लेट फाइलिंग फीस है बच्चा, ध्यान रखना, रिड्यूस फीस नहीं है उसके लिए। ओके डन सर। आओ बच्चों अब जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या क्या काम कर सकता है साहब, उसमें फर्स्ट पॉइंट था जीएसटी प्रैक्टिशनर जिसको हमने ऑथराइज किया है वो क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है हमारे बिहाफ पे, फर्निश डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज वर्ड्स को काट दिया, क्यों काट दिया, क्योंकि काम के नहीं बेटा, इनवर्ड सप्लाईज फर्निश करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती किसी को भी। जब जीएसटी नया नया आया था तब जीएसटीआर 2 फर्निश करना होता था, अब तो 2 का सिस्टम हट ही गया है बेटा। तो दीज वर्ड्स वर इनऑपरेटिव, ये वर्ड्स काम के नहीं थे, कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं हुआ। क्लियर, ये डिलीट कर दिए वर्ड्स काम के नहीं थे, क्योंकि इनवर्ड सप्लाईज का स्टेटमेंट तो फर्निश करना ही नहीं होता, वो तो ऑटो जनरेटेड जीएसटीआर 2 भी अपने आप आता है बेटा, उसमें आपको फर्निश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये वर्ड्स जो काम के नहीं थे वो हटा दिए सर। नेक्स्ट अब आ गए हम कहा रिफंड वाले चैप्टर में। रिफंड वाले चैप्टर में रिलेवेंट डेट फॉर रिफंड दे रखा था साहब, उसमें आपने अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है,
डीम्ड एक्सपोर्ट किया है और वहां पे आपने अगर आईजीएसटी पे किया है एक्सपोर्ट के केस में, उसका रिफंड ले रहे हो सर, या आपने एक्यूमुलेटेड आईटीसी, सर आपने बॉन्ड या एलयूडी साइन किया था और आईटीसी का रिफंड ले रहे हो एक्सपोर्ट के केस में, तो उसके लिए रिलेवेंट डेट क्या होगा? 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है अंडर जीएसटी पर। 2 साल कब से? रिलेवेंट डेट से। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का दे रखा था, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का दे रखा था, पर अगर आपने एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है तो उसको भी ZERO, जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं बेटा, क्लियर। और उसको जीरो रेटेड सप्लाई अगर आपने किया है एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को, तो ऐसे केस में वहां पे भी अगर आपके पास चॉइस है, अगर आपने बॉन्ड या एलयूडी साइन किया है तो आपको विदाउट टैक्स सप्लाई अलाउड है, पर उसमें भी काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है, और इनपुट सर्विस का आईटीसी अगर यूज नहीं आता है तो यू कैन क्लेम फॉर रिफंड ऑफ दैट आईटीसी। या फिर आप चाहे तो आईजीएसटी पे करे और आईजीएसटी का रिफंड ले ले, जैसा एक्सपोर्ट में होता है वैसा सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होता है। अब सर यहाँ पे भी एक्यूमुलेटेड आईटीसी या आईजीएसटी का रिफंड तो मिलेगा, 2 साल के अंदर मिलेगा, पर 2 साल कब से? रिलेवेंट डेट वाज नॉट डिफाइंड फॉर द सप्लाईज मेड टू एसईजेड, तो वो अब डिफाइन कर दी और सर डिफाइन करके बोल दी क्या? 2 साल कब से? ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज। सर जब आपने सप्लाई किया था एसईजेड की यूनिट डेवलपर को जिस मंथ में, उस मंथ का ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न किया था अंडर सेक्शन 39, मतलब 3B फाइल करने का ड्यू डेट क्या था, वहां से जो आप रिटर्न फाइल करते हो आप, उसका ड्यू डेट क्या था, वहां से 2 साल के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन केस of zero rate supply of goods or services or both to a SEZ developer or a SEZ unit where a refund of tax is available in respect of such supplies themselves. Such supplies themselves मतलब IGST पे किया, या फिर refund is available on inputs and input services used in such supplies, मतलब आपने बॉन्ड या एलयूडी साइन किया एंड आईटीसी अवेल किया इनपुट सर्विस का, उसका रिफंड के लिए अप्लाई करना है, या आपने सेल पर आईजीएसटी पे किया उसका रिफंड अप्लाई करना है, तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 जो होगा वहां से 2 साल के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। भारत माता की जय। क्लियर? डन। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या था सर? बाय वेसल से भेज रहे हो, बाय एयरक्राफ्ट से भेज रहे हो, तो जिस दिन वेसल या एयरक्राफ्ट लीव्स इंडिया, इंडिया से बाहर जाता है, उस दिन से साहब 2 साल काउंट होता है ना, ऐसा बात दे रखा था। पर सर आपने एसईजेड को सप्लाई किया है तो क्या होगा? रिलेवेंट डेट उसके लिए प्रोविजन नहीं था, मिसिंग था, तो यहां गवर्नमेंट ने इस बार इंसर्ट कर दिया थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022। ओके माहौल सर आइए, तो आप देख रहे होंगे अमेंडमेंट्स कोई टफ नहीं है बच्चों, इजी अमेंडमेंट्स है, कंफर्टेबली आपके एंड पे हो रहे होंगे एंड आपको समझ में आ रहे होंगे। क्लियर? तो नंबर ऑफ अमेंडमेंट देखे घबराने का नहीं, डरने का नहीं, माहौल के साथ पढ़ते रहने का, खुश होके साथ। आओ बच्चों अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी गुड अमेंडमेंट, वेलकम अमेंडमेंट फॉर द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को फायदा होगा इससे। यहां पर रिफंड ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रिफंड ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जो फॉर्मूला दे रखा था सर, वहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट किया, मैं तुम्हें समझा देता हूं बेटा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं बेटा मैं। अगर आपके सर आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस पर, आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विसेज पर रेट ऑफ टैक्स इज लोअर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स, ओनली इनपुट्स नॉट इनपुट सर्विस, इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर, पर आपके आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स इज लोअर एज कंपेयर टू रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स, और उसकी वजह से आपके पास आईटीसी एक्यूमुलेट होके रहता है। आईटीसी सर आपके पास यूज नहीं कर पाते हो, एक्सेस आईटीसी पड़ा रहता है आपके अकाउंट में, तो आप ऐसे केस में वो एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हो। पर सर वो एक्यूमुलेटेड आईटीसी को, एक्यूमुलेटेड आईटीसी में कितना आईटीसी रिफंड आपको मिलेगा सर? उसके लिए फॉर्मूला दे रखा प्रोपोर्शन का। सिंपल सी बात है, मान लो आपके मल्टीपल सप्लाईज है, कुछ सप्लाईज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में फॉलो होते हैं, और कुछ नॉर्मल सप्लाईज जहां पे आउटपुट पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द इनपुट, और हम ये कह सकते हैं बेटर कि आउटपुट पर रेट ऑफ टैक्स इज नॉट लोअर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट, तो मतलब वो नॉर्मल सप्लाईज है, और कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले सप्लाईज है। अब आपने इनपुट्स पे जो क्रेडिट लिया है उसका प्रोपोर्शनल आईटीसी डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला सप्लाईज एंड अदर सप्लाईज, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में जो सप्लाईज आएगी, जो आईटीसी एलोकेट होगा सर, उसमें से जो खुद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर रेट ऑफ टैक्स है, जैसे 5% है तो 5% लायबिलिटी खुद की उस आईटीसी से यूज करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा दैट विल बी अलाउड एज रिफंड। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर। अब यहां पे क्या होता था बेटा, आप देखना ध्यान से एक बार, ये रिफंड के फॉर्मूला को देखना सर, मैंने एग्जांपल भी दे रखा, टेंशन नहीं लेने का।
टर्नओवर ऑफ, फॉर्मूला क्या था सर, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। क्लियर? तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब सारा टर्नओवर, भले गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, भले वो जीरो, भले वो आपका नॉर्मल सप्लाईज वाला हो या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला हो, सारा ले लेंगे हम बेटा। एंड सर उसको हम प्रोपोर्शन डिवाइड करेंगे इस रेशियो में, क्या जो टर्नओवर होगा जीरो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला सप्लाई डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर पर मल्टीप्लाई करें क्या, नेट आईटीसी। तो हम प्रोपोर्शन किसको कर रहे हैं, नेट आईटीसी को, पहले ये समझना सर। अच्छा अभी जो पढ़ा रहा हूं वो अमेंडमेंट नहीं है, तो पहले वाला बैकग्राउंड दे रहा हूं मैं। नेट आईटीसी क्या होता है सर, नेट आईटीसी मतलब आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनली इनपुट्स, नॉट इनपुट सर्विस, नॉट कैपिटल गुड्स। पढ़ना एक बार, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है बच्चों, वापस बता रहा हूं। नेट आईटीसी शैल मीन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड अदर देन द इनपुट टैक्स क्रेडिट availed for which refund is already claimed under subsection number 4A, sub rule number 4A और 4B of the said rule। क्लियर? ठीक है, एक मिनट दे दें। तो कुल मिला के केवल इनपुट्स का ही आपको इधर रिफंड मिलता है साहब। ओके, अब समझना बात की ध्यान से। मान लो ये पेन और ये पेन, ये जो पेन है ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस है और ये नॉर्मल सप्लाईज है। तो इसका जो टर्नओवर होगा डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी ऑन इनपुट्स। मान लो इसका टर्नओवर था 5 करोड़, इसका टर्नओवर था 5 करोड़, ओके, और आईटीसी जो इनपुट्स पे अवेल किया था वो था मान लो 20 करोड़ या 10 करोड़, चलो सर। क्लियर? फिगर थोड़ा चेंज करें सर, मान लो था वो कितना 7 करोड़, चलो सर। अब 5 करोड़ का टर्नओवर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले का और टोटल टर्नओवर हो गया 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 7 करोड़। मान लो 7 करोड़ का टोटल आईटीसी था, तो 3.5 करोड़ आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एलोकेट हुआ टुवर्ड्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला सप्लाईज के लिए बेटा। ओके, अब सर खुद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रेट ऑफ टैक्स कितना था सर, मान लो सर 5 करोड़ का जो टर्नओवर था उस पर रेट ऑफ टैक्स था 12%, मान लो इनपुट्स पे था 18%। ओके सर, तो 5 करोड़ का 12% होता है 60 लाख रुपए। तो सर माइनस करेंगे 0.60 करोड़ एंड जो अमाउंट आएगा 4.9 करोड़ इस केस में, दिस इज द अमाउंट विच इज रिफंडेबल। क्लियर? ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी मैंने बताया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर समझने की कोशिश करना सर। सर अब ये जो एसएससी है इसकी जिंदगी में इनपुट सर्विसेज भी तो काम आती है। अब इनपुट सर्विस काम आती है पर इनपुट सर्विसेज के आईटीसी का आप रिफंड अलाउ नहीं करते हो सर। इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में केवल इनपुट्स का ही रिफंड अलाउ होता है, ये हमको पता है बात। सर तो एसएससी ने क्या कन्फ्रंट किया साहब कि आप हमारी जो लायबिलिटी आ रही है 60 लाख रुपए की, इस लायबिलिटी का पूरा यूज करवा रहे हो किससे, इनपुट्स के आईटीसी से, है ना। हमारे पास इनपुट सर्विस की भी तो आईटीसी है, क्या हमारी लायबिलिटी को पे करने के लिए हम इनपुट सर्विस यूज नहीं कर सकते क्या, है ना। तो हमारा नहीं तो फिर हमारा इनपुट सर्विस का आईटीसी तो यूक्यू रह जाएगा सर, एज इट इज इट विल बी एक्यूमुलेटेड और उसका आप रिफंड भी नहीं देंगे। हम क्या करेंगे उस आईटीसी का, तो गवर्नमेंट ने फॉर्मूला में चेंज किया और बोला क्या, बात बिल्कुल सही है एसएससी की। गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक काम करो आपके पास इनपुट सर्विस का आईटीसी कितना है, जैसे यहां पर इसके लिए आईटीसी एलोकेट हुआ 3.5 करोड़ इनपुट्स का, ऐसे इनपुट सर्विस का आईटीसी कितना है, बोला 1.5 करोड़ है साहब। तो ठीक है साहब, एक काम करो ये 60 करोड़ जो है इसको अपॉर्शन कर दो। अपॉर्शन किस में करते सर, इनपुट्स का आईटीसी कितना है 3.5 करोड़ डिवाइड बाय इनपुट प्लस इनपुट सर्विस का आईटीसी कितना है 1.5 करोड़। मैंने बोला इनपुट सर्विस का आईटीसी प्लस 3.5 करोड़ हो गया कितना 5 करोड़। क्लियर? ये रेशियो में जो अमाउंट आएगा सर उसी को माइनस करेगा, उसी को रिड्यूस करेगा इस अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट्स। मतलब कुल मिला के आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी है उसको भी अपॉर्शन कर दिया इनपुट्स और इनपुट सर्विस के आईटीसी के रेशियो में, सो दैट इनपुट के रेशियो में जो आपकी लायबिलिटी है उसी लायबिलिटी को रिड्यूस किया जाएगा इस 3.5 करोड़ से एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी आपको रिफंड मिल जाएगा। अब मैं आपको इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो समझ में आएगा, अभी तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। पहले बात तो फॉर्मूला पढ़ लीजिए आप। तो सर ये देखिए टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये सेम मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रखा है, आप चिंता मत करिए, 2 मिनट रुकिए। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी डिवाइड बाय
एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, यहां तक तो ठीक था, माइनस टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर सर, ये भी था पहले, पर अभी मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी, ये नेट आईटीसी जो 3.5 करोड़ था वो, सर डिवाइड बाय आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। सर कितना नेट आईटीसी, मतलब यहाँ पे 5 करोड़ है, जैसे ये 7 करोड़ था ना बेटा, वो 7 करोड़ पूरा आईटीसी आप लीजिए, डिवाइड बाय टोटल इनपुट सर्विस पे मान लो क्रेडिट था आपका कितना 3 करोड़ का, तो 3 करोड़ प्लस 7 करोड़ कितना हो गया 10 करोड़। उस अपोर्शन में आपका लायबिलिटी डिवाइड कर देंगे। ये सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला आप चिंता आप देखो 2 मिनट, मैंने एक आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रखा है, उससे समझ में आएगा आपको बेटा। तो कुल मिला के जो टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस था, उसको इन्होंने अपोर्शन कर दिया अमंग आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। उसके बाद इसको रिड्यूस कराएंगे सो दैट आपको रिफंड ज्यादा मिले। सर एसएससी को फायदा होगा इसमें। कैसे फायदा होगा देखो ध्यान से, एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट मेड बाय नोटिफिकेशन 14 ऑफ 2022। सर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5 is amended to change the formula for calculation of maximum refund amount under this rule. This change is done to take into account utilization of ITC on account of inputs as well as input services for payment of output tax on inverted rated supplies in the same ratio in which ITC has been availed. जिस रेशियो में आपने आईटीसी अवेल किया था ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, उसी रेशियो में आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को अपोर्शन कर देंगे ड्यूरिंग द सेड पीरियड। दिस वुड हेल्प दोज टैक्स पेयर्स हु आर अवेलिंग आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज आल्सो, और उनको फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा, एक एनालिटिकल एग्जांपल देखिए, उससे आपको समझ में आएगा बेटा। मेसर्स यश एंटरप्राइजेज is a registered manufacturer in Mumbai, Maharashtra, indulged in business of processing of woven fabrics, which is taxable at the rate of 5%. The inputs used for making such product is taxable at 12%. मतलब ये inverted duty structure का केस हो गया सर। The company wants to determine the amount of ITC eligible for refund. Following are the information provided by the company during the period from January to March 2023. ठीक है मालिक। Raw materials used, inward supply at the rate of 12%. सर 500 लैक्स के उस पे अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व हो गया कितना 12% के हिसाब से 60 लैक्स। वोवन फैब्रिक्स विच इज आउटवर्ड सप्लाई, इस पे रेट ऑफ टैक्स है 5%। सर टर्नओवर है कितना 300 लैक्स, उस पर 5% होता है कितना 15 लाख की लायबिलिटी सर इसकी। कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ली से सर इसने 18% वाली, अदर इनवर्ड सप्लाईज इनपुट सर्विसेज बेटा ये 100 लैक्स की सर, उस पर 18% 18 लाख रुपीज ने जीएसटी पे किया बस आप। ओके अब सर यहाँ सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, मैक्सिमम रिफंड अमाउंट इक्वल टू सर सबसे पहली बात सर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, इसका एक्चुअली टर्नओवर है ही एक ही। क्लियर सर, तो ध्यान देना इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर का टर्नओवर 300 लैक्स डिवाइड बाय अगेन 300 लैक्स मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। अब नेट आईटीसी जो लिया था टोटल इनपुट्स पे लिया था बेटा वो ये रहा 60 लैक्स, तो 300 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 60 लैक्स डिवाइड बाय 300 लैक्स, मतलब अल्टीमेटली 60 लेके आ जाएगा बेटा ये। क्लियर, माइनस खुद की लायबिलिटी। अब साहब आपकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी कितनी थी सर 300 लाख पे 5% कितना होता सर 15 लाख की लायबिलिटी थी सर, तो डायरेक्ट माइनस 15 लाख नहीं करवाया सर। पहले क्या होता था 2 मिनट समझना, पहले क्या था ये देखिएगा सर, पहले डायरेक्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। क्लियर, माइनस डायरेक्ट करेंगे कितना खुद का लायबिलिटी कितना था 15 लाख का लायबिलिटी था सर, तो 45 लाख लायबिलिटी आपकी होती 45 लाख का आपको रिफंड मिलता पुराने लोग के हिसाब से। पर सर अब इन्होंने क्या किया, ये 15 लाख की जो आपकी लायबिलिटी थी सर ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, इसको अपोर्शन करवाया कि 15 लाख की लायबिलिटी केवल हम इनपुट से क्यों पे करेंगे, हमारे पास इनपुट सर्विस का क्रेडिट भी तो है, हम तो उस आईटीसी को हम उस इनपुट सर्विस के आईटीसी को भी तो यूज करेंगे। तो इस लायबिलिटी को अपोर्शन कर दिया बिटवीन आईटीसी ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। तो सर इनपुट्स के प्रोपोर्शन में कितनी लायबिलिटी है वो देखिए सर आप। तो सर 15 लाख का आपका लायबिलिटी था, 60 लाख का इनपुट्स पे आईटीसी था सर आपका, है ना, और इनपुट सर्विस पर आईटीसी था 18 लाख का, तो टोटल आईटीसी हो गया कितना 78 लाख। तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 लाख डिवाइड बाय 78 लाख। सर यहाँ पे ये 15 लाख को इन्होंने लायबिलिटी को अपोर्शन कर दिया अमंग आईटीसी ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, और इनपुट्स के रेस्पेक्ट में जो लायबिलिटी आई थी अपोर्शन वो आई थी 11.53 लाख ही आएगी। तो 60 लाख का टोटल आईटीसी ऑन इनपुट्स था, टोटल आईटीसी ऑन इनपुट्स कितना था 60 लाख माइनस इनपुट्स के रेस्पेक्ट में सर कितना लायबिलिटी एलोकेट हो रहा है, कितना
इनपुट्स के आईटीसी के रेशियो में कितना लायबिलिटी एलोकेट हो रहा है, वो हो रहा है 11.53 लाख हो रहा है, तो मतलब आपको रिफंड मिलेगा 48.47 लाख। और सर पहले वाले फॉर्मूला के हिसाब से केवल 45 लाख ही आपको रिफंड मिल रहा था, तो एसएससी को फायदा होगा, क्योंकि सर इनपुट सर्विसेज का आईटीसी और इनपुट्स का आईटीसी दोनों है, हम दोनों को यूज करेंगे लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है सर, जो रिड्यूस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं खुद का लायबिलिटी, खुद का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले सप्लाईज का लायबिलिटी को, वो लायबिलिटी को अपोर्शन कर दो बिटवीन आईटीसी ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, एंड अकॉर्डिंगली सर आपको रिफंड मिलेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा, क्लियर विद द लॉजिक। मैंने लॉजिक भी आपको समझाया बेटा। और हाँ, अगर आपके लॉजिक बहुत ज्यादा सर आपको फिट नहीं हो रहा, तो आप रिलैक्स होकर सोचेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। पर फिर भी ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें बेटा आप लोग, क्लियर। इससे आपके आंसर तो हो ही जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, पर फिर भी मैंने लॉजिक पूरा आपको समझा दिया माहौल के साथ। आइए सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में एक सर्कुलर था पहले सर, वो सर्कुलर पहले मैं समझाता हूं। उस सर्कुलर को एड ऑन करते हुए एक नया सर्कुलर और ऐड किया गवर्नमेंट ने। मान लो ये पेन, इस पर रेट ऑफ टैक्स जब मैंने परचेज किया था तो था 18%। जब मैंने पेन परचेज किया, ये पेंसिल परचेज करी, तब रेट ऑफ टैक्स था 18%। अब इस पेन को मैंने बेच दिया। आई एम अ ट्रेडर ऑफ दिस पेन, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं। मैंने जब बेचा, जब परचेज किया तब 18% था, जब बेचा तब रेट ऑफ टैक्स कम हो गई और हो गई कितनी, 5%। अब लायबिलिटी है 5% की, परचेज पे 18% टैक्स पे किया था, अब उसकी वजह से मेरे पास आईटीसी एक्यूमुलेटेड है। तो सर क्या इज इट अ केस ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर? आंसर इज नो। इस सर्कुलर ने बोला भाई साहब, अगर इनपुट्स एंड आउटपुट्स आपके सेम है, जस्ट ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स और जस्ट ड्यू टू रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स, you can't say that my inputs were charged at higher rate and output goods are chargeable at lower rate, so kindly allow me the refund under sir this rule. But this is not the case of inverted tax structure. अगर आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, आपका आउटवर्ड सप्लाईज और आउटपुट गुड्स या सर्विसेज कुछ अलग है एज कंपेयर टू इनपुट्स, तो ही आपका केस फिट होगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए। ये सर्कुलर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ओके बेटा, तो सर ये दिस इज नॉट द फिट केस फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और ऐसे केस में भले ही आपके पास एक्यूमुलेटेड आईटीसी हो रहा हो, हम रिफंड नहीं देंगे अगर सेम गुड्स था तो। क्लियर, समझे? पर अब इस सर्कुलर को आगे एक्सटेंड करते हुए यहां बोला है कि सर आपके परचेज पे रेट था 18%, सेम गुड्स आप बेच रहे हो और ड्यू टू सम कंसेशनल रेट नोटिफिकेशन, एक कोई स्पेशल नोटिफिकेशन था, उसकी वजह से इस पे अब आप जब सेल कर रहे हो, उस स्पेशल कंसेशनल रेट नोटिफिकेशन की वजह से इस पर टैक्स जो आप पे कर रहे हो, केवल मान लो 0.1% टैक्स पे कर रहे हो। परचेज पे 18% पे किया, नाउ सेल पे केवल 0.1% टैक्स पे करो ड्यू टू सम कंसेशनल रेट नोटिफिकेशन। अब आपके पास वो 17.9% जो एक्स्ट्रा क्रेडिट बचा हुआ है, या जो भी आउटपुट पर रेट मान लो वैल्यू ज्यादा थी सर आपकी, तो जो भी आपका एक्सेस आईटीसी बचा हुआ है, दैट विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड। और ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में फॉल करेगा। भले ही इनपुट और आउटपुट सेम थे, पर कंसेशनल रेट नोटिफिकेशन की वजह से आपने आउटपुट पर सेल रेट पर आउटपुट पर टैक्स कम पे किया था और उसकी वजह से एक्यूमुलेटेड आईटीसी बचता, तो दैट इज एलिजिबल फॉर रिफंड। सर ये मैंने 0.1% जानबूझ के बोला, क्योंकि सर आपको पता है सर, अगर मैं किसी एक्सपोर्टर को गुड्स बेच रहा हूं, याद करो चैप्टर नंबर 9 मेगा एग्जाम्स लिस्ट, उसके लास्ट में मैंने एक नोटिफिकेशन पढ़ाया था आपको, थर्ड नोटिफिकेशन, थर्ड या फोर्थ, थर्ड लास्ट सर, जिसमें अगर आप ऐसे एक्सपोर्टर को गुड्स बेच रहे हो जो डायरेक्ट आपकी गुड्स क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट, आपके यहाँ से उठाता है और डायरेक्ट पोर्ट ले आता है और वहां से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता है। सर वहां पे कुछ कंडीशन दे रखी थी, तो ऐसे केस में मैं 0.1% टैक्स पे करके गुड्स सप्लाई कर सकता हूं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अब मेरे परचेज पे 18% टैक्स था, सेल पर 0.1% टैक्स पे कर रहा हूं, अब उसकी वजह से एक्यूमुलेटेड आईटीसी बच रहा है। तो सिंस ये कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से आपकी सेल पे रेट कम हुई थी, क्लियर, अब आप ऐसे केस में एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। पढ़िए सर, एक बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए। फर्दर देयर में हाउएवर बी केसेस where though inputs and output goods are same, but the output supplies are made under concessional notification, due to which the rate of tax on output supplies is less than the rate of tax on inputs. In such cases, as the rate of tax on outward supply is less than the rate of tax on inputs at the same point of time, due to supply of goods by supplier under such concessional notification, the credit of accumulated ITC on account of the same is admissible for refund. सरकार ने अलाउ किया, सर्कुलर देके बोला कि यस ऐसे केस में हम रिफंड देंगे अंडर द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज नंबर 2 ऑफ फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 3, मतलब एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड मिलेगा। However, no refund shall be allowed in case where the outward supply is
इधर नील और फुली एग्जम्प्टेड। सर नील रेट है या फुली एग्जम्प्टेड, मतलब एग्जाम सप्लाई पर तो आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो रिफंड की बात तो आएगी नहीं सर। फर्दर, नो रिफंड शिल बी अलाउड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज विच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर दियर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी अंडर दिस क्लोज। अगर गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स या सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया कि इनका तो रिफंड मिलेगा ही नहीं, गवर्नमेंट को पावर दे रखा सर कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफाई करके बोलते कि इन गुड्स और इन सर्विसेज का रिफंड नहीं मिलेगा, भले ही एक्यूमुलेटेड आईटीसी है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए, तो वो अलग से एक्सक्लूड कर दिया, तो ऐसे केस में रिफंड नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा सर, वो तो गवर्नमेंट को पावर दे रखा सर। क्लियर, डन। अदरवाइज किसी कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से रेट कम हुई थी और आपके आउटपुट सप्लाई पे आपने टैक्स पे किया, जिसका एक्यूमुलेटेड आईटीसी आपके पास बचा हुआ है, तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द आउटपुट एंड इनपुट्स आर सेम, पर कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से था तो, पर वो नील रेटेड या एग्जाम नहीं होना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके नहीं बोलना चाहिए कि सब इन गुड्स का रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। आओ बच्चों, अच्छा फिर मैंने जो इलस्ट्रेशन दे रखा था बुक के अंदर सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स वाला, मैंने आपको लेक्चर में कराया अभी बेटा, इसके सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं, पर सॉल्यूशन में फॉर्मूला रेफर हो रखा था, तो फॉर्मूला को मैंने वापस से जो नया फॉर्मूला आया उसके अकॉर्डिंग लिखा, पर इसके आंसर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में केवल इनपुट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी साहब, इसमें सर इनपुट सर्विसेज का कोई रोल था ही नहीं। क्लियर, तो ठीक है सर, इस क्वेश्चन के आंसर में कोई इफेक्ट नहीं, पर आंसर के एक्सप्लेनेशन में वो फॉर्मूला रेफर हो रहा था, फॉर्मूला चेंज हुआ तो मैंने वो फॉर्मूला नया लिख दिया बस। आओ सर आओ, हाँ जी, रिफंड टू यूएन बॉडीज और एम्बेसीज एटसेट्रा। बेटा आपको पता है सेक्शन 55 के अंदर जो ये स्पेशल बॉडीज है इनको जो रिफंड मिलता है, इन्होंने इनवर्ट सप्लाई पे जो भी टैक्स पे किया उनका ये रिफंड अप्लाई कर सकते हैं सर ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएनओ वगैरह, इन्होंने इनवर्ट सप्लाई पे जो भी टैक्स पे किया उसका रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर अप्लाई करने के लिए टाइम लिमिट कितना था सर पहले? सर ओरिजिनली एक्ट में लिखा था 6 महीने, 6 मंथ को बढ़ा के 18 मंथ किया था, अभी 18 मंथ को बढ़ा के 2 ईयर्स कर दिया सर। तो सुनना बच्चों ध्यान से, सर इनके लिए टाइम लिमिट कितना है? जिस क्वार्टर के अंदर इन्होंने इनवर्ट सप्लाई लिया था वो क्वार्टर के खत्म होने से 2 साल के अंदर ये रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर सर, द क्लेम हैज टू बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सच सप्लाई वाज रिसीव्ड। तो इनवर्ट सप्लाई जब इन्होंने लिया था, जिस क्वार्टर में लिया था, उस क्वार्टर के खत्म होने के, जो क्वार्टर जब खत्म होता है लास्ट डे होता है, वहां से 2 साल के अंदर दे कैन क्लेम फॉर रिफंड। क्लियर, तो ये टाइम लिमिट बढ़ाइए और कोई विशेष अमेंडमेंट नहीं है, कोई टफ अमेंडमेंट नहीं है, ये टाइम लिमिट का अमेंडमेंट टाइम लिमिट यहाँ पे भी रेफर कर दी सर वापस से, तो मैंने वापस से यहाँ पे भी लिख दिया है, द टाइम पीरियड इज एक्सटेंडेड टू 2 इयर्स। क्लियर, अब ये एक्सटेंशन ओरिजिनली 6 महीने था सर, जिसको बढ़ा के 18 महीने किया था, अब वो नोटिफिकेशन काम का नहीं था सर, इसलिए उसको काट दिया बेटा। क्लियर, और 6 मंथ को बढ़ा के 2 इयर्स कर दिया रूल के अंदर ही। आओ बच्चों, एक्ट के अंदर ही चेंज कर दिया सर। आओ बच्चों, सर मस्त, एक रूल नंबर 95A हमने पढ़ा था, रिफंड ऑफ टैक्सेस टू द रिटेल आउटलेट्स एस्टेब्लिश्ड इन द डिपार्चर एरिया ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर मेकिंग टैक्स फ्री सप्लाईज टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट। ओके, ये रूल नंबर 95A सर, इसको ओमिट कर दिया, डिलीट कर दिया, ये रूल ही डिलीट कर दिया है भाई साहब। हाँ, तो सर केवल इतना बोलने से काम नहीं होता, ये डिलीट क्यों हुआ, इसका इफेक्ट क्या है सर, व्हाट इज द लॉजिक एंड व्हाट इज द इफेक्ट, समझिएगा बात को भाई साहब। इंटरनेशनल टूरिस्ट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर चला गया है मतलब पासपोर्ट वीजा वगैरह सब दिखा दिया उसने और वो इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस करके चला गया है सर। अब बस उसको फ्लाइट में भी बैठना है सर, अब वो चाहे ना मेरे को इंडिया वापस आना तो भी नहीं आ पाएगा, धक्के देके बाहर निकालेंगे। तो सर अब वो इंडिया में आ ही नहीं सकता है, अब वहां पर बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर वहां पे कोई रिटेल आउटलेट है, तो डेफिनेटली वहां से अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट कोई गुड्स खरीद रहा है तो वो आउट ऑफ इंडिया लेके जाएगा सर, इंडिया में तो लाएगा नहीं सर, क्योंकि वहां से वापस इंडिया में आ ही नहीं सकता वो तो सर। अब वो वहां से गुड्स परचेज करके आउट ऑफ इंडिया ही ले जाएगा। तो सर झगड़ा हुआ था, क्यों ना इसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ही मान लिया जाए। सर कई टाइम से इस पे डिस्प्यूट चल रहा था, अभी कोर्ट्स ने एग्री कर लिया और कई सारे कोर्ट ने जजमेंट दिया कि साहब डेफिनेटली इट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, क्योंकि टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और डेफिनेटली बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट को अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो दैट विल बी सर टेकन बाय दैट फॉरेन टूरिस्ट
टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया ओनली, एंड वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में आना चाहिए, एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन की तरह ही, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की तरह ही उसको ट्रीट करेंगे, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का जो ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को आप गुड्स वहां से बेच रहे हो वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और वो ट्रीटमेंट के केस में उसको एक्सपोर्ट अगर माना है तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे, और वंस इट इज जीरो रेटेड सप्लाई तो आपको पता है सर उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और ऑल दो टैक्स पे नहीं किया फिर भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स उन पे जो भी टैक्स पे किया, मतलब परचेज ऑफ गुड्स जो गुड्स खरीदा होगा उस पर टैक्स पे किया, अब बेचा इंटरनेशनल टूरिस्ट को उस पर कोई टैक्स पे नहीं किया, फिर भी जो परचेज किया या कैपिटल गुड्स परचेज किया या इनपुट सर्विस परचेज किया सबका आईटीसी मिलेगा, और आईटीसी यूज आए तो बहुत अच्छी बात है, यूज नहीं आता तो इनपुट और इनपुट सर्विस पे जो आपने टैक्स पे किया उसका रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, एज नॉर्मली वी अप्लाई फॉर रिफंड अंडर जीरो रेटेड केसेस। हाँ है ना बेटा, भारत माता की जय। इसलिए ये जो प्रोसीजर इनके लिए अलग से दे रखा था वो अब काम का नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया सर। अच्छा, अब इसमें इनको फायदा क्या हुआ साहब, रिटेल आउटलेट्स को फायदा क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे थे सर ये पता है? पहले जो रूल नंबर 95A था उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम इन्होंने बना रखा था उसके अकॉर्डिंग देखो, पहली बात तो ये कि जो गुड्स आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को उस रिटेल आउटलेट से बेच रहे हो विच इज बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उन गुड्स पे जीएसटी एग्जम्प्ट किया हुआ सर, एग्जम्प्टेड है। तो सेल पे तो टैक्स पहले भी पे नहीं करना था, और अभी भी आपने सर एलयूडीआई बॉन्ड साइन कर दिया तो आपके सेल पे कोई टैक्स पे करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ है ना, और ये एग्जम्पशन तो अभी भी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर गुड्स आर ऑल्दो एग्जम्प्टेड, पर अभी उसको जीरो रेटेड सप्लाई के इसको में ले आएंगे तो सर आपको पता है भले आपने एग्जम्प्टेड गुड्स एक्सपोर्ट किए फिर भी उसको इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है, उसको टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं बेटा, क्लियर। और इनपुट सर्विस के आईटीसी का यूज कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो रिफंड ले लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो ये एग्जम्पशन तो अभी भी विड्रॉ नहीं हुआ, पर एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं हुआ उसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। पर सर अब पहले क्या था, क्या तकलीफ थी वो समझना, तो सर गुड्स पे जो वो सेल कर रहा उस पे जीएसटी एग्जम तो था, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं थी। पर पहले यहां पे इस रूल नंबर 95A के अकॉर्डिंग सर जैसे मान लो ये पेंसिल मैंने उस इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेची थी उस इमिग्रेशन काउंटर के बियॉन्ड रिटेल आउटलेट ने अगर बेची थी तो सर उसके परचेज पे जो टैक्स पे किया था, ये पेंसिल मैंने उस इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेची उस दुकान से, और सर जब इस पेंसिल के परचेज पे मैंने टैक्स पे किया होगा तो उस पेंसिल के परचेज पे जो टैक्स पे किया था उसका मुझे रिफंड मिल जाएगा इस प्रोसीजर के थ्रू सर, जो यहां दे रखा था सर, है ना। बस कंडीशन क्या थी, उसका टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मेरे नाम पे टैक्स इनवॉइस होना चाहिए सर, उस पे टैक्स लिखा होना चाहिए, मैंने टैक्स पे किया होना चाहिए, सब बातें थी सर। अब मुझे आप बताओ रिफंड किसका मिल रहा था बेटा? जो गुड्स परचेज करके आपने उस इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेची है केवल उसी का रिफंड मिलता था बेटा। अब आप मुझे बताओ, मेरे आउटपुट सप्लाईज एग्जम्प्टेड, मेरे को रिफंड दिया केवल उसी इनपुट का जो मैंने परचेज करके एज इट इज बेचा है। अब सोचो मेरे उस रिटेल आउटलेट शॉप पर अदर गुड्स काम आ रही है, मेरे खुद की दुकान के लिए काम आ रही है सर, लैपटॉप लेके आया, कंप्यूटर लेके आया, मैंने कुछ मार्केटिंग सर्विसेज ली, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ली, मान लो वह दुकान किराए पे ले रखी है, उसकी रेंटिंग सर्विसेज पे मैंने जीएसटी पे किया साहब। अब वो इनपुट सर्विसेज पे जो मैंने टैक्स पे किया हुआ है, कुछ इनपुट्स जो मेरे वही दुकान पे कंज्यूमर है मेरी दुकान को चलाने के लिए सर, उन पे जो जीएसटी पे किया हुआ है सर, उसका 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलता था, वो पूरा कॉस्ट में ऐड होता था क्योंकि मेरे आउटवर्ड सप्लाईज वर एग्जम्प्टेड। रिफंड तो बहुत दूर की बात है, मेरे को 1 रुपए का क्रेडिट भी नहीं मिलता था, रिफंड मिलता था केवल उन्हीं गुड्स का जो मैंने परचेस करके एचडीज बेची है। जो सर्विसेज जो गुड्स मेरे वहीं पे कंज्यूमर ही मेरी दुकान को चलाने के लिए, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए, उसका तो कुछ भी नहीं हो रहा था, वो मेरी कॉस्ट में ऐड हो रहा था। इसलिए इन रिटेल आउटलेट्स ने झगड़ा किया और डिपार्टमेंट से कोर्ट में जाके इन्होंने अपनी बात को रखा और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि दिस यस इट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली ना यार, व्हाई शुडंट दिस ट्रांजैक्शन बी गिवन द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और सर कोर्ट ने अलाउ किया कि इसको एक्सपोर्ट मानेंगे और इसलिए रूल नंबर 95A डिलीट किया। अब एक्सपोर्ट मानने से क्या हुआ सर, एक्सपोर्ट मानने से फायदा ये हुआ कि जैसे ये जीरो रेटेड सप्लाई के स्कोप में आए
सारे इनपुट सर्विस, सारे कैपिटल गुड्स जो भी इन्होंने अपने बिजनेस के लिए परचेज किए, सबके परचेज पे टैक्स पे किया, पर उनका सबका आईटीसी इनको मिल गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, और उसमें इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी का ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स का आईटीसी का रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, आईटीसी अवेल जरूर कर पाएंगे। दूसरे सेम जीएसटी नंबर पर अगर दूसरा बिजनेस वाला लायबिलिटी वहां यूज करो आईटीसी को, कोई दिक्कत नहीं, पर इनपुट सर्विस, सारे इनपुट सर्विस भले जो कंज्यूम हुई उन सबका भी रिफंड मिल जाएगा। दिस इज द बेनिफिट गिवन टू देम by removing this rule, by omitting this rule. I hope you got the point बेटा, क्लियर। और खास बात अगर आप देखेंगे तो सर दिस इज omitted retrospectively with effect from 1 जुलाई 2019, और 1 जुलाई 2019 को ही ये रूल 95 आया था। मतलब जब से जीएसटी आया तब से इनको एक्सपोर्ट ही मानेंगे इस तरह के ट्रांजेक्शंस को बेटा, और वो बेनिफिट इनको मिलेगा सर, क्लियर। और आखिरकार सर सत्य की जीत हुई, असत्य का नाश हुआ, माहौल आइए सर। नेक्स्ट सर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया तो जितना गुड्स का वैल्यू है ना सर, उतने प्रोपोर्शनेट टर्नओवर के हिसाब से आपके इनपुट सर्विस का आईटीसी अपोर्शन करते हो, उसका रिफंड मिलता है बेटा आपको। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस बेटा। अब टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा सर? हमने ऑलरेडी बात करी कि जितनी वैल्यू के आपने गुड्स एक्सपोर्ट करी है वो, या 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइक काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर डोमेस्टिक मार्केट में बेचते तो वो क्या होता है, विच एवर इज लोअर, ये हम टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स लेंगे सर। हमने ऑलरेडी बात करी थी, एक्सेप्ट जिसका रिफंड आप ऑलरेडी ले चुके हो, सब रूल नंबर 4 है 4 भी वो छोड़ो सर, हाँ ना, ये तो हमने बात करी थी सर। पर सर ये जो वैल्यू होता है ना सर वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज, ये वैल्यू क्या होगा सर, उसके लिए क्लेरिफिकेशन हो रहा है सर। एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया शैल बी टेकन एज द लोअर ऑफ द फॉलोइंग, द एफओबी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, और द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई विच एवर इज लोअर। मतलब शिपिंग बिल में अगर आपने वैल्यू कुछ और लिखी है, जो एक्सपोर्ट करते वक्त डॉक्यूमेंट आपने फाइल किया शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, उसमें जो आपने वैल्यू लिखी गुड्स की, और आपने जो टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू किया उसमें जो वैल्यू लिखी है, दोनों में जो कम होगी वो वैल्यू हम लेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, ताकि रिफंड में हम कम देंगे सर आपको, है ना। अब वो वैल्यू ले लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइक काइंड ऑफ गुड्स सप्लाइड इन डोमेस्टिक मार्केट विच इज लोअर बेटा। तो कुल मिला के एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का वैल्यू क्या लेंगे सर, जो आपने एफओबी वैल्यू डिक्लेयर किया शिपिंग बिल में, या फिर आपने टैक्स इनवॉइस में जो, या बिल ऑफ सप्लाई में जो बिल में जो वैल्यू डिक्लेयर किया है whichever is lower, वो हम वैल्यू लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिफंड अंडर द फॉर्मूला जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर, डन सर। आओ बच्चों, अब सर रूल नंबर 96 जिसमें प्रोसीजर देखा था सर, प्रोसीजर ऑफ रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर आपने बॉन्ड या एलयूटी साइन नहीं किया, अगर आपने बॉन्ड या एलयूटी साइन नहीं किया, और अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया ऑन पेमेंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करी अपने ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो उस आईजीएसटी का रिफंड कैसे मिलेगा, उसका प्रोसीजर देखा था रूल नंबर 96 में। उसमें कुछ जगह कुछ अमेंडमेंट हुए सर, तो मैं आपको पूरे रूल नंबर 96 का फटाफट ओवरव्यू दे देता हूं, साथ साथ में अमेंडमेंट भी पढ़ लेंगे सर हम। सबसे पहली बात, सब रूल नंबर 1 ने लिखा था कि जो शिपिंग बिल आप फाइल करते हो जो आपने शिपिंग बिल फाइल किया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, उसी को हम एप्लीकेशन फॉर रिफंड मान लेंगे। अलग से आपको रिफंड के लिए कोई अप्लाई नहीं करना है, कोई जीएसटी आरएफडी 01 नंबर का फॉर्म जो होता है रिफंड के लिए, वो आपको फिल करने की जरूरत नहीं। ये पहले भी था, अभी भी कोई अमेंडमेंट नहीं सर। अमेंडमेंट तो ये आपको जो दिख रहा है ना बोल्ड वर्ड्स में, बोल्ड और इटैलिक वर्ड्स में, जहां मैंने ए लिखा है, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अमेंडमेंट, ओके सर, बस वही अमेंडमेंट, पर साथ साथ लिंक होते जाएंगे, साथ में पढ़ते जाएंगे तुम, ओके सर। पर कंडीशन क्या है सर, आपने जो शिपिंग बिल फाइल किया उसी को रिफंड एप्लीकेशन मान लेंगे, पर वो तभी मानेंगे ओनली व्हेन द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, भाई कैप्टन जो है कैरिंग द एक्सपोर्ट गुड्स ड्यूली फाइल्स अ डिपार्चर मैनिफेस्ट और एन एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, ईजीएम एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल होती है कौन कौन सी गुड्स वो बाहर लेके जा रहा है, और एन एक्सपोर्ट रिपोर्ट कवरिंग द नंबर एंड डेट ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। आपने शिपिंग बिल फाइल किया, वो पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस ने कंफर्म कर दिया कि हाँ साहब ये शिपिंग बिल नंबर वाले गुड्स मैं बाहर ले जा रहा हूं साहब, प्लस एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड अ वैलिड रिटर्न इन फॉर्म नंबर जीएसटी 3B, भाई 3B फाइल करके आपने टैक्स पे किया होना चाहिए तो ही तो रिफंड मिलेगा सर। पर
सर एक और पहले नीचे वाला पॉइंट पढ़ लो, प्लस आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा रखा सर, ठीक है सर। अब यहां पर एक प्रोवाइजो ऐड किया, प्रोवाइजो ऐड करके बोला कि मान लो आपने जीएसटीआर 1 में जो ट्रांजेक्शन लिखा है और जो शिपिंग बिल के अंदर आपने ट्रांजेक्शन लिखा है, उन दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसी है साहब, मैचिंग नहीं हो रहा है, तो जब तक आप उस मैचिंग को उस डिस्क्रिपेंसी को रिजोल्व नहीं कर देते, रेक्टिफाई नहीं कर देते, तब तक ये मानेंगे कि आपने एप्लीकेशन फॉर रिफंड नहीं फाइल किया। जिस दिन आप उस डिस्क्रिपेंसी को आप रिजोल्व कर देंगे, उस दिन मानेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रिफंड सबमिट हुई है। पढ़ लीजिए, प्रोवाइजो हुआ, कोई खास बात नहीं सर। प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज एनी मिसमैच between the data furnished by the exporter in the shipping bill and those furnished in the statement of outward supply in form number GSTR 1, such application for refund of IGST paid on such goods exported out of India shall be deemed to have been filed. उस दिन मानेंगे कि आपने एप्लीकेशन फाइल करिए। When such mismatch in respect of said supplies, said shipping bill is rectified by the exporter, जिस दिन आप रेक्टिफाई करेंगे उस दिन मानेंगे कि आपने एप्लीकेशन फाइल करी है, उससे पहले नहीं मानेंगे सर। क्लियर? तो कंडीशन क्या है? सबसे पहला आपने शिपिंग बिल जो फाइल करी उसी को रिफंड एप्लीकेशन मान लेंगे, पर कंडीशन क्या है सर? सबसे पहला पॉइंट सर, वो जो शिपिंग कंपनी है उसने ईजीएम एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल कर दिया होना चाहिए, जिसमें आपका शिपिंग बिल का नंबर और डिटेल्स लिखी होनी चाहिए सर, डेट। क्लियर? वो मैच हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपने वैलिड रिटर्न इन फॉर्म नोट जीएसटी 3B फाइल कर दिया होना चाहिए, जिसके थ्रू आपने टैक्स पे किया होगा, तभी तो रिफंड मिलेगा सर आपको। पर सर आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी हो जाना चाहिए, प्लस आपके जीएसटीआर 1 और शिपिंग बिल में अगर डिस्क्रिपेंसी पाई गई, क्लियर, तो ऐसे केस में जब तक आप डिस्क्रिपेंसी रिजोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको रिफंड, तब तक ये मानेंगे आपने रिफंड एप्लीकेशन नहीं करी सर। ओके, अदरवाइज इफ एवरीथिंग इज फाइन, तो जैसे आपने शिपिंग बिल फाइल किया, योर एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज सबमिटेड। क्लियर? अब सर क्या होता है, जैसे आपने रिफंड एप्लीकेशन, आपने शिपिंग बिल फाइल किया, जीएसटीआर 1 सबमिट किया, उन्होंने मैचिंग किया, इधर से 3B फाइल कर दिया, सारा देखो कस्टम का भी सिस्टम ऑटोमेटिक कर दिया सर, कस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम। इधर से जीएसटीआर 1 ऑनलाइन है सर, इधर से 3B ऑनलाइन है सर, तो जीएसटी पोर्टल को और कस्टम पोर्टल को इन्होंने सर लिंक कर रखा है, तो जैसे इनका लिंकिंग पूरा होगा, जैसे इनका मैचिंग होगा और आपका रिफंड ग्रांट हो जाएगा। पढ़िए सर, द डिटेल्स ऑफ द रिलेवेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेज contained in GSTR 1 shall be transmitted electronically by the GST portal to the system designated by the customs, मतलब ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा डेटा जीएसटीआर 1 का कस्टम वालों को। क्लियर? एंड द सेड सिस्टम शेल इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट टू दी कॉमन पोर्टल। सर अब कस्टम वालों को जैसे जीएसटीआर 1 का डिटेल गया, कस्टम वाले उसको वेरीफाई करेंगे ऑटोमेटिक कि शिपिंग बिल में आया कि नहीं आया सेम ट्रांजेक्शन, तो अ कंफर्मेशन दैट गुड्स कवर्ड बाय द सेड इनवॉइस हैव बीन एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, ये कस्टम वाले कंफर्मेशन भेज देंगे ऑटोमेटिक किसको? जीएसटी वालों को, अगर वो मैच हो गया तो। ओके सर, अपॉन द रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ द valid return from the common portal, a custom system shall process the claim of refund in respect of the export of goods in an amount equal to the IGST paid on such shipping bill or bill of export shall be electronically credited to the bank account of the applicant. सर देखो, पहले तो जीएसटीआर 1 सबमिट किया, उससे मैच किया शिपिंग बिल का डेटा, वहां से कंफर्म हुआ कि गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है साहब, क्योंकि वहां से जो ईजीएम फाइल किया होगा उस शिपिंग कंपनी ने, उस पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस ने, वहां से मैच हो गया सर। क्लियर? कंफर्म हो गया कि गुड्स एक्सपोर्ट हो गया। अब जैसे 3B फाइल करोगे, मतलब टैक्स पे हो गया, टैक्स पे हुआ और आपको सर ये डेटा चला जाएगा कस्टम डिपार्टमेंट पास, और वहां से कंफर्मेशन आएगा कि सब रिफंड मिलना चाहिए इस आदमी को, और रिफंड ऑर्डर पास होगा सर आपके लिए। क्लियर? और आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस सर। द क्लेम फॉर रिफंड शेल बी विथहेल्ड, आपका रिफंड विथ होल्ड कर देंगे जहां पर a request has been received from the jurisdictional commissioner of GST to withhold the payment of refund। आपको पता है सर, जैसे आपका कोई डिमांड ड्यूज पेंडिंग सर, आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, रिकवरी का केस चल रहा है सर, तो आपका रिफंड विथहेल्ड कर लेंगे सर। हमने रिफंड चैप्टर में पढ़ा सर ये बात। या फिर द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स डिटरमाइंस दैट, कस्टम्स वाला ऑफिसर डिटरमाइन करता है दैट गुड्स वर एक्सपोर्टेड इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स लॉ। आपने एक्सपोर्ट तो क्या, पर वायलेशन किया कस्टम के प्रोविजंस का, तो कस्टम ऑफिसर ने बोल दिया भाई रोक दो इसका रिफंड। थर्ड एड हुआ है द कमिश्नर इन बोर्ड मतलब सीबीआईसी और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स। डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर से लगता है कि गड़बड़ कर रहा है कुछ ना कुछ एक्सपोर्टर, इज ऑफ द ओपिनियन दैट वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स ऑफ द एक्सपोर्टर्स, कि जो उसने सर एक्सपोर्ट किया है उस पर रिफंड तो बन रहा है पर इसके कुछ गड़बड़ है सर, तो इसका डेटा वेरीफाई करो, क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करो, इंक्लूडिंग द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बाय द एक्सपोर्टर। क्लियर? इसने जो आईटीसी अवेल किया उसको वेरीफाई करो सर। ये कमिश्नर को या ऑथराइज्ड ऑफिसर बाय द बोर्ड ऐसा लगता है उनको सर, तो ऐसे केस में सर उनको लगता है कि दिस वेरिफिकेशन इज एसेंशियल
बिफोर द ग्रांट ऑफ रिफंड इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। लगता है गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा साहब, इसका रिफंड विथहेल्ड कर लो, तो विथहेल्ड कर लेंगे सर। क्लियर। एंड अब जो विथहेल्ड किया ना बेटा, उसके रेस्पेक्ट में 3 सब रूल ऐड किए, कोई खास बात नहीं, पढ़ लो। वेयर रिफंड इज विथहेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज नंबर ए और सी। ए और सी मतलब जहां पे जीएसटी ऑफिसर की वजह से रिफंड विथहेल्ड किया है। Such claim shall be transmitted to the proper officer of the GST electronically through the common portal in a system generated form RFD01। सर क्या होगा, जैसे आपका रिफंड विथहेल्ड हुआ है तो आपका जो एप्लीकेशन था रिफंड का एक तरह से वो ऑटोमेटिक बन जाएगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी RFD01 सिस्टम जनरेटेड, और वो रिफंड एप्लीकेशन आपके जुरिसडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और वो फिर केस को देखेगा कि रिफंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तो कब मिलना चाहिए सर। एंड द इंटीमेशन ऑफ सच ट्रांसमिशन shall also be sent to the exporter electronically through the common portal, and notwithstanding anything to the contrary content in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund in such cases and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission। सर नॉर्मली क्या होता है बेटा, जैसे आपने शिपिंग बिल फाइल किया, ये मान लिया कि आपकी रिफंड एप्लीकेशन चली गई, अब ऑटोमेटिक जीएसटी 1 से शिपिंग बिल मैच होगा, एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ मैच होगा, कंफर्मेशन आएगी कस्टम पोर्ट से। क्लियर। फिर आपने जीएसटी 3B फाइल करके टैक्स पे कर दिया होगा तो ऑटोमेटिक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कस्टम वालों को, और वहां से रिफंड प्रोसेस होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है सर, जीएसटी ऑफिसर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं सर इसके अंदर, तो सब सिस्टम बेस हो रहा है सर काम। पर अगर इन कारणों की वजह से आपका रिफंड विथहोल्ड हुआ है तो अब आपकी रिफंड एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बन जाएगी इन फॉर्म नंबर जीएसटी RFD01, और ये रिफंड एप्लीकेशन आपके जीएसटी जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर दी जाएगी। एंड फिर इन रिफंड एप्लीकेशन को ऑफिसर देखेगा किस तरह से प्रोसेस करना है सर, वो फिर उसका मैनुअल दिमाग लगाएगा सर। क्लियर। अदरवाइज ऑटोमेटिक रिफंड मिल जाता है। सेम वे सेम बात यहाँ पे लिखी है इस पॉइंट के लिए क्लोज में भी, जो कस्टम वालों ने रोका आपका रिफंड क्योंकि उनको लगा कि आपने एक्सपोर्ट जो किया है इन वायलेशन ऑफ कस्टम लॉ किया है, तो सेम पॉइंट यहाँ लिखा है, फिर भी पढ़ लीजिए सर आप। वेयर द रिफंड इज विथहेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द, पहले मैं पढ़ा देता हूं कि अगर कस्टम ऑफिसर ने आपका रिफंड होल्ड किया है, रिफंड विथहेल्ड करवाया है क्योंकि उसको लगता है कि आपने एक्सपोर्ट किया है इन वायलेशन ऑफ द कस्टम्स प्रोविजंस, तो ऐसे केस में आपका रिफंड विथहेल्ड हो गया। अब ये इंटीमेशन जाएगा आपके जुरिसडिक्शनल जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को। क्लियर। और ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड फॉर्म बन जाएगा जीएसटी RFD01 नंबर के फॉर्म में, रिफंड एप्लीकेशन बन जाएगी, और जब वो रिफंड एप्लीकेशन ट्रांसमिट होगी उस ऑफिसर को तब मानेंगे आपने रिफंड क्लेम किया है, और फिर वो ऑफिसर देखेगा कि किस तरह से रिफंड देना है एज पर रूल नंबर 89। क्लियर। एक बार यहां पढ़ लीजिए सर। वेयर रिफंड इज विथहेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लोज बी ऑफ सब रूल नंबर 4 जो हमने ऊपर पढ़ा, द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स पासेस एन ऑर्डर दैट द गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट, देन such claim shall be transmitted to the proper officer of customs of the GST। अब आपका फाइल CGST में है, SGST में, UTGST में है, जहां पे भी आपका फाइल है जुरिसडिक्शनल फाइल जहां होगी वहां चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल इन अ सिस्टम जनरेटेड फॉर्म GST RFD01। क्लियर। एंड इंटीमेशन ऑफ सच ट्रांसमिशन shall also be sent to the exporter electronically, clear, through common portal, and notwithstanding anything to the contrary content in this act or rules, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund in such cases and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission। उस दिन फाइल करिए मानी जाएगी। तो सेम वर्ड्स लिखे थे सर ऊपर नीचे दोनों में। क्लियर। प्लस 5 बोल दिया दोनों के लिए। द एप्लीकेशन फॉर रिफंड इन फॉर्म नंबर GST RFD01 which is transmitted electronically through the common portal in terms of सब रूल 5A और 5B जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, मतलब किसी भी वजह से विथहेल्ड हुआ था, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड फॉर्म RFD01 बन गया और आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गया आपके जुरिसडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर के पास। that application shall be dealt with in accordance with the provisions of rule number 89। जैसे जनरल रिफंड के लिए आप अप्लाई करते हो, फिर ऑफिसर वेरीफाई करता है, चेक करता है कि रिफंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उस अकॉर्डिंग ऑफिसर वेरीफाई करके फिर आपको रिफंड देगा साहब। क्लियर। मतलब ऑटोमेटिक जो रिफंड मिला था वो अभी अटक गया है आपका, अब वो सब वेरिफिकेशन के बाद ही आपको रिफंड मिलेगा एज पर रूल नंबर 89। क्लियर। डन। कोई खास बात नहीं। तो सर ये विथहेल्ड के लिए 3 सब रूल ऐड किए थे सर, और यहाँ पर एक प्रोवाइजो ऐड करके बोल दिया क्या, अगर मिसमैच है GST 1 और शिपिंग बिल में तो सर ऐसे केस में जब तक आप वो मिसमैच को रेक्टिफाई नहीं करते तब तक आपका रिफंड क्लेम हम ये मानेंगे नहीं आपने रिफंड क्लेम किया है। ओके। कोई खास बात नहीं। तो ये प्रोसीजर में छोटा सा अमेंडमेंट था। आई होप यू गॉट द पॉइंट सर। आओ बच्चों, अब सर एक सर्कुलर इश्यू हुआ सर, उस सर्कुलर में 2 कंसर्न थे छोटे से सर, वो तुम्हें समझा देता हूं बेटा। मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दिक्कत आ रही थी सर। देखना, हेडिंग थी क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिफंड क्लेम बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाईज रिगार्डेड एज डिम्ड एक्सपोर्ट। सर मैं तुम्हें बताता हूं सिस्टम क्या था।
डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में क्या होता साहब? डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में इधर से सप्लायर सप्लाई करता है गुड्स, आप मान लो रेसिपेंट हो, आप 100% ईओयू हो या एडवांस ऑथराइजेशन आपने ले रखा है, कुल मिला के सप्लायर जब आपको सप्लाई करेगा वो डिम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी में अगर आ रहा है तो ऐसे केस में वो पहले जीएसटी पे करेगा, और जीएसटी पे करने के बाद ये चॉइस होती है इधर सप्लायर और रेसिपेंट दोनों में से कोई 1% रिफंड क्लेम कर ले। अब मान लो रेसिपेंट रिफंड क्लेम कर रहा है साहब, तो सप्लायर क्या करेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, उस पर पूरा जीएसटी लगाएगा और जीएसटी लगा के रेसिपेंट से पूरा अमाउंट ले लेगा, वैल्यू प्लस जीएसटी, और जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देगा सप्लायर। अब रेसिपेंट क्या करेगा साहब? रेसिपेंट उस इनवर्ट सप्लाई पे जो उसने टैक्स पे किया उसका रिफंड क्लेम करेगा। अब सवाल को समझना, अब जब रेसिपेंट्स रिफंड क्लेम कर रहे थे तो वहां एक तकलीफ आ रही थी जिसके लिए सर्कुलर आया। सुनना बात को, पहले तकलीफ समझोगे तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। द प्रॉब्लम वाज दैट when the recipients were claiming the refund, the system, the GST, the common portal was not allowing the direct refund to the recipients। वो लोग क्या कर रहे थे, उनको ऐसा बोला गया था, उनको ऐसा कराया गया था कि अगर आपको रिफंड क्लेम करना है इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका, इन केस ऑफ डिम्ड एक्सपोर्ट, तो पहले आप उसका आईटीसी अकाउंट में आईटीसी क्रेडिट करो बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उतना अमाउंट डालेंगे और फिर उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उतना अमाउंट डेबिट करके रिफंड के लिए अप्लाई कर देंगे सर। क्लियर? तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग रिफंड, क्योंकि डायरेक्ट रिफंड नहीं मिल रहा था रेसिपिएंट्स को, प्रोसेसर की वजह से गवर्नमेंट ने बोला पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट डालिए और फिर उसके रिफंड के लिए अप्लाई करिए। सर इस तरह से लोग फॉलो कर रहे थे और रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे थे सर, कोई तकलीफ नहीं। अब क्वेश्चन क्या आया साहब? रूल नंबर 42-43। अब मान लो जो रेसिपिएंट था उसे कुछ आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम थे, कुछ टैक्सेबल थे, उसके लिए रूल नंबर 42 और 43 अप्लाई होता है। अब अगर उसको रूल नंबर 42 या 43 अप्लाई होता है तो सर उसमें सर एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय आईटीसी, अरे है ना, आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस इन केस ऑफ रूल नंबर 42 और कैपिटल गुड्स के केस में रूल नंबर 43। अब मेरी बात को समझना, वहां पर उस रिलेवेंट पीरियड में जो आपने आईटीसी अवेल किया उसको प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना पड़ता है एग्जाम टर्नओवर के हिसाब से। तो क्वेश्चन यह है कि यहां पर डिम्ड एक्सपोर्ट के परचेज में जो आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया था उसके लिए पहले आपने उस अमाउंट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाला था और फिर रिफंड के लिए अप्लाई किया था, तो क्या वो अमाउंट जैसे 5 लाख रुपए का रिफंड अमाउंट था, वो 5 लाख रुपए जो आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाले थे, क्या उसको भी रूल नंबर 42-43 के पर्पस के लिए जो रिवर्सल क्रेडिट करते हैं उसमें टोटल आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट सर्विस क्या उसमें ऐड करना है? तो इस क्लेरिफिकेशन ने बोला कि नहीं भाई नहीं, दैट इज नॉट द आईटीसी अवेल्ड, दैट इज जस्ट अ प्रोसीजरल पार्ट कि हम इसको रिफंड देने के लिए हमने इनको बोला कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उस अमाउंट को पहले डालो और फिर रिफंड के लिए अप्लाई करो। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर द पर्पस ऑफ एंटायर जीएसटी एक्ट वो आईटीसी अवेल्ड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। सेम वे सर, ये तो पॉइंट नंबर 1 था, सेम वे मैं पढ़ा दूंगा आपको, पर सेम वे सर अभी हमने जो पढ़ा रिफंड का फॉर्मूला इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें भी एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड मिलता है ना, पर प्रोपोर्शनल रिफंड मिलता है। अब प्रोपोर्शनल रिफंड में मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी करते हैं, तो नेट आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में इनपुट्स का लेते हैं और सर जीरो रेटेड सप्लाई में इनपुट्स एंड इनपुट्स दोनों का आईटीसी हम प्रोपोर्शनल रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पे भी क्या आईटीसी अवेल्ड में ये अमाउंट डालना है? क्या आंसर इज नो, क्योंकि वो जस्ट आईटीसी आपने अवेल नहीं किया, जस्ट आपने उस अमाउंट को क्रेडिट किया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जस्ट टू क्लेम द रिफंड फ्रॉम दैट अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ दैट अमाउंट। क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं साहब, वो जो आपने आईटीसी डिम्ड एक्सपोर्ट के परचेज पे जो टैक्स पे किया उसके रिफंड के अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट डाला है उसको आईटीसी अवेल्ड की तरह नहीं मानने का बेटा। क्लियर? पढ़ लीजिए इसको आप बेटा। Whether the input tax credit ITC availed by the recipient of deemed export supplies for claiming refund of tax paid on supplies regarded as deemed export would be subjected to the provisions of section number 17 of the CGST Act। 17 मतलब मैं आपके लिए यहाँ पे कन्वीनियंटली लिख देता हूँ, रूल नंबर 42-43 प्रोपोर्शन रिवर्सल के लिए। यहाँ लिखा है द रिफंड इन रेस्पेक्ट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज इज द रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सच सप्लाईज। However, the recipient of deemed export supplies were facing difficulties on the portal to claim refund of tax paid due to requirement of the portal to debit the amount so claimed from their electronic credit ledger। उन्होंने बोला कि जितना रिफंड आप अप्लाई कर रहे हो उतना आप आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो उसके लिए पहले अमाउंट क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा।
Considering this difficulty, the tax paid on such supplies have been made available as ITC to the recipient via circular number 147/3 of 2021, only for enabling them to claim the such refunds on the portal. उसको आईटीसी तरह अलाउ किया, उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट डालेंगे और वहां से रिफंड के लिए अप्लाई कर देंगे, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग रिफंड. The ITC of tax paid on deemed export supplies allowed to such recipient for claiming refund of such taxes paid is not ITC in terms of provisions of chapter number 5 of the CGST Act. वो ITC अवेल नहीं माना जाएगा for the purpose of chapter number 5, मतलब ITC है ना. This is just for the purpose of procedural difficulty. इनको ITC एक बार उस अकाउंट में डलवाया और फिर उसका रिफंड अलाउ किया. Therefore, ITC so availed by the recipient of deemed export supplies would not be subjected to the provisions of section number 17 of the CGST Act. Same way, whether the ITC availed by the recipient of deemed export supplies for claiming refund of tax paid on supplies regarded as deemed export is to be included in net ITC for the computation of refund of unutilized ITC under Rule number 89.4 or 89.5 of the CGST rules. Answer is absolutely no. है ना भाई? Sir, answer is absolutely no. The ITC of tax paid on deemed export supplies allowed to the recipient for claiming refund of such taxes paid is not ITC in terms of chapter number 5 of the CGST Act. Therefore, such ITC availed by the recipient of deemed export supplies for claiming refund of tax paid on supplies regarded as deemed export is not to be included in the net ITC for computation of refund of unutilized ITC on account of zero-rated supplies under Rule number 89.4 or on account of inverted duty structure under Rule number 89.5 of the CGST rules. कुल मिला के उसको ITC अवेल नहीं मानने का बेटा. क्लियर? वो तो जस्ट एक प्रोसेसुरल पार्ट था कि ITC अकाउंट डालो और उसका रिफंड के लिए अप्लाई कर दो. दैट्स इट. क्लियर? डन. ठीक है सर, माहौल के साथ आई होप समझ में आया बेटा. क्लियर सर? ध्यान देना, एक बीच में कोड आया तो वही पढ़ा देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ सर. द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे. ध्यान देना बेटा, आप कल की जो तैयारी कर रहे हो उसकी बेस्ट प्रिपरेशन क्या है? आज अपना 100% डाल दो सर. अगर आप अपना बेस्ट आज डाल रहे हो तो कल बेस्ट होना ही है 100%. कल का रिजल्ट बेस्ट ही आएगा. क्लियर? पुट योर 100% वॉट एवर यू कैन डू. क्लियर? बाकी सब भगवान के हाथ में सर. माहौल के साथ आइए बच्चों, आगे बात कर लेते हैं हम. आप कहे तो सर एक ब्रेक लेते सर, उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे सर हम. तो सर चैप्टर नंबर 14 तक हमने रिफंड्स तक अमेंडमेंट जो भी थे वो पढ़ लिए. अच्छा, आगे जीएसटी के अंदर कोई खास अमेंडमेंट नहीं है सर. एक तो समन के केस में गाइडलाइन इशू हुई सर रिवाइज्ड, वो नया पढ़ाऊंगा, कोई खास बात नहीं है. एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन और इशू हुआ आगे, वो बताऊंगा. और एक सर्कुलर इशू हुआ है चैप्टर नंबर 23 में बोगस बिल के केस में, वो है. ये 3 पॉइंट बचे हमारे जीएसटी के अमेंडमेंट को लेके. पर हाँ, कोई बात नहीं सर, हम एक ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से. पर यस, अल्टीमेटली टारगेट इज आपके एंड पे कंप्लीट होना चाहिए सर. भारत माता की जय. जय हिंद दोस्तों. माहौल. बाय बाय.